नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के अपमान पर गरमाई सियासत। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वोट बैंक के लालच में कांग्रेस ने भुलाया राष्ट्रगीत। अधूरे गान को लेकर देश से माफी की मांग। भाजपा ने लगाया 140 करोड़ देशवासियों की भावना का अपमान करने का आरोप। राष्ट्रगीत के अपमान पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज सुमित्रो चटर्जी ने सोनिया गांधी को लिखा पत्र, बिना शर्त माफी की मांग। कर्नाटक में सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज। केरलम में भी वंदे मातरम गान को लेकर भाजपा का नियमों के उल्लंघन का आरोप। गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा। चित्तौड़गढ़ और अलवर में विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। दोहराई सहकार से समृद्धि के विजन की प्रतिबद्धता। निम्बाहेड़ा में अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण। झारखंड भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी। राज्य के सभी 24 जिलों में हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के फूके गए पुतले। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी। और पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने सदैव अटल पर अर्पित की श्रद्धांजलि। वंदे मातरम सिर्फ 2 शब्द नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की वो हुंकार है जिसने करोड़ों भारतीयों में आजादी का जज्बा जगाया। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यही राष्ट्रगीत अब सियासी संग्राम का केंद्र बन गया है। कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन के दौरान सामने आए एक वीडियो को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान का गंभीर आरोप लगाया है। वीडियो के हवाले से भाजपा का कहना है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने पार्टी के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में वंदे मातरम का पूरा वर्जन गाए जाने पर आपत्ति जताई। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इशारे करते हुए नजर आए। आखिर पूरा वंदे मातरम गाए जाने को लेकर क्या विवाद हुआ, किस बात को लेकर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा है और अमित शाह से लेकर भाजपा के तमाम नेताओं ने क्या आरोप लगाए हैं, आपको विस्तार से बताते हैं। विवाद की शुरुआत हुई 15 अगस्त को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय के इंदिरा भवन से, जहां स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ और इसी दौरान सामने आए वीडियो को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही ये तस्वीरें उसी कार्यक्रम की हैं। इसी वीडियो क्लिप को लेकर अब भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व ने वंदे मातरम के पूरे गायन पर आपत्ति जताई और राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बेहद तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत ही नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन का मंत्र रहा है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के चलते कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया। उन्होंने कांग्रेस से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और देश की जनता से माफी मांगने की भी मांग की है। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। सोनिया जी ने
कांग्रेस अध्यक्ष को रोकने का कहा। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी। वंदे मातरम के अपमान को लेकर भाजपा के एक के बाद एक कई नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद, भाजपा सांसद मनोज तिवारी और भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इसे देश का अपमान बताया है। वंदे मातरम का अपमान कानूनन अपराध है। किसी को ऐसी धृष्टता नहीं करनी चाहिए। आखिर भारत माता की वंदना में किसको आपत्ति हो सकती है। कांग्रेस के यह तीनों वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनसे ये मांग करता हूं कि देश से माफी मांगे। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। उन्होंने हमेशा वंदे मातरम का बिल नहीं पास होने दिया, विरोध किया, और अब देखिए अपने कार्यालय में। तो ये कांग्रेस की सच्चाई है, क्योंकि वंदे मातरम के कारण कुछ न कुछ उनका वोट गड़बड़ाएगा, इसीलिए ये सब करती है। कल जैसे ही वंदे मातरम के बाद दूसरा स्टेंजा शुरू हुआ कि कोटि कोटि कंठा कल कल निनाद करा ले, उतने में जैसे लगा कि सोनिया जी को कितना बुरा लग गया। तुरंत मुड़ करके अरे रोको, ये कौन पूरा बजा रहा है। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता, अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए, और यह सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया है। वंदे मातरम पर विवाद यही नहीं रुका, अब इसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज की भी एंट्री हो चुकी है। नैहाटी से भाजपा विधायक सुमित्रो चटर्जी ने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखकर अपना गहरा आक्रोश जताया है। सुमित्रो चटर्जी ने कहा कि वंदे मातरम के पूर्ण गायन को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में जो कुछ भी हुआ उससे उन्हें गहरी पीड़ा हुई है। उन्होंने सोनिया गांधी से, देशवासियों से और खासकर पश्चिम बंगाल के लोगों से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है। सुमित्रो चटर्जी ने अपनी चिट्ठी में वंदे मातरम के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े इतिहास और बंकिम चंद्र की विरासत पर विस्तार से उसका जिक्र किया है और सवाल उठाया है कि जिस गीत ने आजादी की लड़ाई में करोड़ों भारतीयों को प्रेरित किया, उसके पूर्ण गायन को लेकर कांग्रेस नेतृत्व को आपत्ति क्यों है। सुमित्रो चटर्जी ने अपने पत्र में लिखा कि उनके परिवार ने इस घटना को लेकर दुख महसूस किया है और इसे देश और बंगाली समाज का अपमान उन्होंने करार दिया है। सोनिया गांधी ने जो हरकत की है वो बहुत शर्मनाक है। ये देश के लिए अपमान है, ये पूरा भारत के लिए अपमान है, बंगाली जाति का अपमान है, और मेरा परिवार को तो बात छोड़िए, हम लोग तो बहुत ही व्यथित हुए हैं उनका ये फीचर्स से। और अब ये मामला राजनीतिक बयानबाजी से कहीं आगे बढ़कर पुलिस शिकायत तक पहुंच चुका है। कर्नाटक के मंगलुरु में भाजपा नेता विकास पुत्तूर कार्यकर्ताओं के साथ उर्वा पुलिस स्टेशन पहुंचे और सोनिया गांधी के खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के दौरान कथित अनादर का मुद्दा उठाया गया है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि वंदे मातरम को बीच में रोकने का प्रयास किया गया और इसे राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा गंभीर मामला बताया है। उन्होंने पुलिस से उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। यानी दिल्ली में शुरू हुआ विवाद अब कर्नाटक तक पहुंच चुका है। और हैरानी की बात यह है कि कर्नाटक में मामला सिर्फ वंदे मातरम के अपमान तक ही सीमित नहीं है। भाजपा ने मंत्री जमीर अहमद खान को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर विजयनगर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने से इनकार कर दिया था। मामले को लेकर विधानसभा में भी तीखी बहस हुई।
और अब इस विवाद की गूंज केरलम में भी सुनाई दे रही है। केरलम भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री वीडी सतीशन पर वंदे मातरम को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने वंदे मातरम गाया, पूरा गाया, जबकि केरलम में इसे लेकर नियमों का उल्लंघन किया गया। राजीव चंद्रशेखर ने इसके पीछे IUML के दबाव का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा इस अपमान को स्वीकार नहीं करेगी। What Muhammad Ali Jinnah did 80 years ago, using the Indian Union Muslim League to divide Indians and partition India, today VD Sadishan, at the coaxing of and the behest of the Indian Union Muslim League and the Jamaat-e-Islami is trying to do in Kerala, it will not be permitted. It will not be allowed. This is not politics. वंदे मातरम, जिस गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन में देश को एकजुट किया, आज उसी को लेकर सियासत आमने सामने है। भाजपा इसे राष्ट्रगीत के सम्मान का सवाल बता रही है तो कांग्रेस आरोपों को खारिज कर रही है। लेकिन विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि किस सोच के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम से आपत्ति है और राष्ट्रगीत के सम्मान पर सहमति कब बनेगी। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। भारत की सेना ने स्ट्राइक की है। जो सच है हम वही दिखाते हैं। किस तरह की चुनौतियां हमारी रेस्क्यू टीम को आ रही हैं। शूर सनसनी नहीं, भरोसा जगाते हैं। एजेंडे की दौड़, ब्रेकिंग की होड़ यहां नहीं होती। होती है तो बस देश की बात। गांव, गरीब, किसान, युवा के साथ नारी शक्ति की, भारत के हर कोने की आवाज, दुनिया में देश के परचम की बात, देश की धड़कन, भरोसा देश का। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। कंटेंट क्रिएटर हैं और चाहते हैं कि आपका कंटेंट सिर्फ मोबाइल तक नहीं पूरे देश तक पहुंचे, तो डीडी न्यूज लाया है आपके लिए क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां आप अपने बनाए हुए कंटेंट को राष्ट्रीय स्तर पर शोकेस कर सकते हैं। अगर आपने पहले से अपने चैनल पर अच्छा कंटेंट बनाया है तो अब उसे दिखाया जाएगा डीडी न्यूज पर, वो भी आपके नाम और चैनल के क्रेडिट के साथ। आप भेज सकते हैं 2 से 10 मिनट का कंटेंट फुल HD 16:9 या YouTube फॉर्मेट में। विषय हो सकते हैं खबरें और करंट अफेयर्स, संस्कृति, ट्रैवल, खान पान, कला, किताबें, संगीत, नृत्य, सेहत, शिक्षा, पर्यावरण, इंस्पायरिंग स्टोरीज या मनोरंजन। बस ध्यान रहे कंटेंट हो मौलिक। अब आपकी बारी है। डीडी न्यूज प्रेजेंट्स क्रिएटर्स कॉर्नर, आपका कंटेंट, आपकी पहचान। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़जाल की तरह हैं। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे।
देश की राजनीति में इन दिनों दिमागी नक्सल शब्द को लेकर बहस तेज हो गई है। इसी बीच भाजपा के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद सिर्फ हथियारों से ही नहीं बल्कि विचारों के स्तर पर भी चुनौती बन सकता है। उन्होंने कहा कि दिमागी नक्सल युवाओं के दिमाग में हिंसक विचारधारा भरने का काम करते हैं। मैं आज दिमागी नक्सलियों के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये दिमागी नक्सली जंगलों में बेहड़ों में नहीं रहते, ये हथियार लेकर नहीं चलते, ये गोलियां नहीं चलाते, ये सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग चलाते हैं। ये शहरों में प्रोफेसर के रूप में, अध्यापक के रूप में, एनजीओ संचालक, बुद्धिजीवी, कवि, लेखक आदि रूपों में ये दिखाई पड़ते हैं। ये लेख लिखते हैं, ये कॉन्फ्रेंस करते हैं, सेमिनार करते हैं और उन कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में ये जनमानस में, खासकर युवाओं के दिमाग में ये अपनी हिंसक विचारधारा भरते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने प्रधानमंत्री की लाल किले की प्राचीर से अर्बन नक्सल और वैचारिक नेटवर्क को लेकर दी गई चेतावनी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान का पालन करते हुए ऐसे लोगों और नेटवर्क की पहचान करना जरूरी है। विक्रम सिंह ने कहा कि अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने अर्बन नक्सल नेटवर्क को निष्क्रिय करने की जरूरत महसूस की है। उनके मुताबिक कुछ लोग थिंक टैंक के जरिए काम करते हैं और इसलिए ऐसे तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई करना जरूरी है। कि सशस्त्र नक्सलवाद 31 मार्च 2026 को समाप्त किया जा चुका है। देश की तमाम पुलिस बलों, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने इसमें अपना अप्रतिम योगदान भी दिया है। परंतु प्रधानमंत्री जी ने यह सतर्क और आगाह किया है देश को कि अभी भी दिमागी नक्सल, जिनको कुछ लोग अर्बन नक्सल भी कहते हैं, वो अभी क्रियाशील हैं और उनको निष्क्रिय करना, चिन्हित करना, आइसोलेट करना देश के प्रत्येक नागरिक का धर्म है। अर्बन नक्सल और दिमागी नक्सल वो हैं जो कि सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर इनका हार्डवेयर सशस्त्र नक्सल हुआ करते थे और इनको निष्क्रिय किया जाना भी उतना ही आवश्यक है। साथ ही पूर्व डीजीपी तेलंगाना टी कृष्ण प्रसाद ने अर्बन नक्सल को लेकर कहा है कि नक्सलवाद का स्वरूप अब बदल रहा है। उन्होंने अपने 35 वर्षों के सेवा अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि हथियारबंद नक्सलवाद को उन्होंने करीब से देखा है। आज चुनौती का स्वरूप बदल गया है। शहरों में बैठकर विचारों और प्रचार के जरिए युवाओं को प्रभावित करने वाली अतिवादी सोच से भी अब सावधान रहने की जरूरत है। हथियारबंद नक्सलवाद के खिलाफ हमने सफलता तो हासिल की, लेकिन अब मिलकर अपने युवाओं को किसी भी हिंसक और अतिवादी विचारधारा से बचाना होगा। 35 साल आईपीएस अधिकारी होते हुए तेलंगाना और आंध्रा में नक्सलाइट समस्या से लड़ता रहा। वो थे जंगलात नक्सलाइट जो हथियार लेके घूमते थे। हथियार के गन पॉइंट से युवाओं को ले आके जंगल में बंद करके रखते थे। दिमागी नक्सलाइट, ये दिमागी नक्सलाइट जंगल में नहीं आते, शहर में रहते हैं। ये दिमागी नक्सलाइट सेमिनार करवाते हैं, एसी हॉल में सेमिनार कराते हैं। ये दिमागी नक्सलाइट विदेश से पैसा लेके आते हैं हमारे देश को बर्बाद करने के लिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली का मुद्दा लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। रांची में छात्र पिछले 23 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि 13 दिनों से भूख हड़ताल भी जारी है। आंदोलन अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग तक पहुंच गया है। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया है। वहीं राज्य के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुतले भी जलाए गए। 23 दिनों का लगातार प्रदर्शन
13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों के शरीर भले ही टूटते और बूझते नजर आ रहे हों, लेकिन हर बीते दिन के साथ इनका हौसला और अटूट होता जा रहा है। छात्रों की मांगों और जरूरतों से मुंह मोड़े सोरेन सरकार को सीधी टक्कर देते ये छात्र आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। अपने विरोध को दर्ज कराते हुए छात्रों ने राज्य के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुतले जलाए। छात्रों ने साफ कर दिया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करने का ऐलान किया है। अब छात्रों की मांग सिर्फ भर्ती प्रक्रिया में सुधार तक सीमित नहीं है। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने कांग्रेस और राहुल गांधी से भी अपील की है कि अगर मुख्यमंत्री उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कांग्रेस को जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सरकार से जिद छोड़ने और छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारी जायज मांगों को जल्द पूरा कीजिए। हम आपको 18 तारीख तक अल्टीमेटम देते हैं। जैसे सीजीएल अगर आप रद्द नहीं करते हैं, टीडीपीएल एजेंसी द्वारा ली गई तमाम एग्जाम को अगर रद्द नहीं करते हैं, सीबीआई जांच नहीं करते हैं, 20 तारीख को सीएम आवास घेरावा झारखंड के तमाम छात्र नौजवान घेरेंगे और तब तक वहां हम लोग बैठे रहेंगे जब तक हमारी जायज मांगों को पूरा नहीं कर लेती है। मुख्यमंत्री को जिद पर नहीं अड़ना चाहिए। झारखंड के होनहार बच्चों के साथ ये अन्याय हुआ है और इसलिए दो बच्चे मांग कर रहे हैं कि भाई सीबीआई से जांच कराओ। वहीं लगातार 13 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे छात्रों की तबीयत भी बिगड़ती जा रही है। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। देवेंद्र का इलाज कर रहे डॉक्टर हाफिज अली के मुताबिक उनका ब्लड प्रेशर बार बार कम हो रहा है। फ्लूइड दिए जाने के बाद बीपी कुछ हद तक सामान्य होता है, लेकिन फ्लूइड बंद होने पर फिर से गिरने लगता है। डॉक्टर के मुताबिक शरीर में फ्लूइड की कमी से कमजोरी और चक्कर की समस्या हो सकती है। अनशनरत छात्र प्रेम नायक ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है और आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अनशनरत छात्र देवेंद्र नाथ महतो ने पुलिस पर तिरंगा मार्च में शामिल नहीं होने देने का आरोप लगाया है। धरना का 23वां दिन है और भूख हड़ताल का 13वां दिन है। सरकार एकदम भी गंभीर नहीं है। हमें नहीं लगता है कि हम ज़्यादा जी पाएंगे। यहाँ से ले जाना चाहा डॉक्टर, मैं नहीं गया, क्योंकि ये ले जाते हैं तो फिर आने नहीं देते हैं। देवेंद्र नाथ महतो को ले गए, फिर आने नहीं दे रहे। ये लोग का मंशा है कि आंदोलन टूट जाए। पुलिस बहुत एग्रेसिव मोड पे टूट पड़ते हैं। पूरा ताकत के साथ हमको अंदर अकेले लॉक करना चाहते थे, तो बोले कि कम से कम दरवाज़ा लॉक मत करिए। उसी में पूरा पुलिस को जितना था टूट पड़ा। हमारे जो बचाव के लिए जो भी साथी लोग थे उनको पटक पटक के मारा गया। कई दिनों से भूख हड़ताल के चलते छात्रों का स्वास्थ्य भले ही गिरता जा रहा है, लेकिन उनके इरादे फौलाद की तरह मजबूत हैं। एक तरफ छात्र मुख्यमंत्री के इस्तीफे और अपनी मांगों को पूरा करने पर अड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार पर बढ़ते दबाव के बीच 20 अगस्त को प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास घेराव पर सबकी नजरें टिकी हैं। अब देखना होगा कि सरकार छात्रों के आंदोलन का समाधान निकालती है या फिर प्रदर्शन और उग्र रूप लेता है। ब्यूरो इनपुट के साथ रांची से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजस्थान की धरती पर विकास की नई इबारत लिखने का संकल्प। अलवर में डेयरी से लेकर किसानों, युवाओं और बुनियादी सुविधाओं तक विकास के फलक का विस्तार हुआ। कहीं 10,580 युवाओं के हाथों में नियुक्ति पत्र पहुंचे, तो कहीं हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं ने भविष्य की तस्वीर को आकार दिया। चित्तौड़गढ़ में अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को नमन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जल, जनजातीय विकास और राजस्थान की आर्थिक समृद्धि का रोड मैप भी सामने रखा। सहकार से समृद्धि, निवेश से रोजगार और विकास से नए राजस्थान की ओर बढ़ते कदम पर देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में विजयनगर ग्राउंड में अलवर सरस डेयरी परिसर में नवीन डेयरी संयंत्र का शिलान्यास किया। अमित शाह ने विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट और कैटल फीड प्लांट का ई लोकार्पण भी किया।
अलवर राजस्थान में किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना के तहत किसानों को डीबीटी हस्तांतरण, 10,580 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरण और राजस्थान सरकार के 6,262 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। कोऑपरेटिव में और डेयरी में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की, गरीब पशुपालक के जीवन को बदलने की, उनके नई पीढ़ी को अनेक संभावनाओं के क्षितिजों के दरवाजे खोलने की ताकत पड़ी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने चित्तौड़गढ़ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर अमित शाह ने उनके राजनीतिक और राष्ट्रीय योगदान को याद किया। शाह ने कहा कि अटल जी के नेतृत्व में भारत ने परमाणु शक्ति के रूप में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। वहीं जनजातीय समाज के विकास के लिए अलग मंत्रालय के गठन को भी उन्होंने अटल जी की दूरदर्शिता से जोड़ा। अटल गौरव स्मृति समारोह में अमित शाह ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान शाह ने राजस्थान में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। इस दौरान गृह मंत्री ने जल जीवन मिशन का जिक्र करते हुए इसे राजस्थान के लाखों परिवारों के लिए परिवर्तनकारी बताया। गृह मंत्री के मुताबिक पहले कांग्रेस की सरकार ने 70 साल में सिर्फ 11 लाख घरों तक पानी पहुंचाया, पर मौजूदा समय में मोदी सरकार ने 8 साल में लगभग 64 लाख घरों तक पानी पहुंचाया है। आज 944 काम 5,755 करोड़ के 15 जिलों में इनका लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय किया कि अब कोई मां बहन को एक कष्ट सहन नहीं करना पड़ेगा। मुझे याद आज आनंद है, कांग्रेस ने 70 साल में 11 लाख घरों तक पानी पहुंचाया था। मोदी जी ने इस सिर्फ 8 साल में 64 लाख घरों तक पानी पहुंचाने का काम किया है। 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। 1.5 करोड़ से अधिक लागत से अटल जी के व्यक्तित्व जैसी भव्य प्रतिमा यहां पर प्रस्तापित की है। राजस्थान में निवेश का मुद्दा भी अमित शाह के संबोधन के केंद्र में रहा, जो राजस्थान में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। वक्त बदला है, तेवर नहीं, रोटूक कहने का है, अंदाज वही।
न फेक एजेंडा की बिसात, न झूठ का जाल, सिर्फ तथ्य, तर्क और तीखे सवाल। देखिए मेरे साथ 2 अक्टूबर सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भारतीय राजनीति के अटल अध्याय। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने करीब 6 दशक के सार्वजनिक जीवन में राजनीति को विचार, सिद्धांत और राष्ट्र सेवा से एक नई पहचान दी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें श्रद्धा से याद कर रहा है। दिल्ली में सदैव अटल पर देश के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी को अद्भुत दूरदृष्टि वाला असाधारण राजनेता बताते हुए कहा कि उनके विचार और प्रयास आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। अटल जी की पुण्यतिथि पर देश भर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों ने उनकी विरासत और जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष, कवि, हृदय नेता और राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 8वीं पुण्यतिथि पर पूरा देश नमन कर रहा है। करीब 6 दशक लंबे राजनीतिक जीवन में अटल जी ने भारतीय लोकतंत्र को अपनी विचारधारा, दूरदृष्टि और ओजस्वी नेतृत्व से समृद्ध किया। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में लिए गए कई फैसलों और शुरू की गई विकास योजनाओं ने देश के विकास को नई दिशा दी। अटल जी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में उनकी समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी सदैव अटल पहुंचकर अटल जी को श्रद्धांजलि दी। अटल जी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल जी की समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। कई अन्य नेताओं ने भी अटल जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, अटल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। अद्भुत दूरदर्शिता वाले एक असाधारण राजनेता के तौर पर उन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। उनके विचारों और प्रयासों ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया और उनके नेतृत्व ने हमारे देश को मजबूत बनाया। सुशासन और जन कल्याण पर उनका विशेष जोर सदैव हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। अटल जी की पुण्यतिथि पर देश भर में जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दिल्ली में 25 नई अटल कैंटीनों की शुरुआत की गई। इनमें सिर्फ 5 रुपए प्रति थाली की दर से लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। अटल जी की पुण्यतिथि पर की गई यह पहल उनके अंत्योदय और जन कल्याण के विचारों को जन सेवा से जोड़ने का संदेश देती है। अटल जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रमों में कई वरिष्ठ नेताओं, गणमान्य व्यक्तियों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय अटल जी का 6 दशक का सार्वजनिक जीवन
निर्विवाद और निष्कलंक रहा है। उनके जीवन का ध्येय केवल एक था और वह था राष्ट्र प्रथम, और इसी को लेकर के जब भी आवश्यकता पड़ी उन्होंने दल से ऊपर देश को महत्व दिया। अटल जी के लिए राजनीति सत्ता का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा का संकल्प थी। यही वजह है कि उनके पुण्यतिथि पर देश उन्हें सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र के एक ऐसे आदर्श के रूप में याद कर रहा है जिनकी छाप राजनीति की कई पीढ़ियों पर दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज चेन्नई के पास चेंगलपट्टू स्थित SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 22वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग, खासकर देश के युवा हैं। स्नातक छात्रों को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि केवल भविष्य के लिए खुद को तैयार ना करें बल्कि भविष्य को आकार देने के लिए खुद को तैयार करें। समारोह में तमिलनाडु और केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, SRMIST के चांसलर डॉक्टर TR पारिवेंदर समेत अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। I urge you to make choices that strengthen both your character and your future. Knowledge can make you successful, but it is character which makes that success meaningful, and a permanent success is yours. Your technical skills may open the door to you, your first opportunity, but it is your character which will determine whether you earn the trust and sustain the success. थल सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर नेपाल पहुंचे हैं। 17 से 19 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा का उद्देश्य भारत नेपाल रक्षा सहयोग को मजबूत करना और दोनों सेनाओं के बीच आपसी समन्वय बढ़ाना है। वो नेपाली सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सैन्य संचालन महानिदेशक से मुलाकात कर द्विपक्षीय रक्षा मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रपति भवन में होने वाले सम्मान समारोह में नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल उन्हें नेपाली सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित करेंगे। 18 अगस्त को वो आर्मी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करेंगे। 19 अगस्त को जनरल धीरज सेठ पोखरा में पूर्व सैनिक रैली में शामिल होंगे। इस दौरान वो वीर नारियों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगे तथा भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों से संवाद भी करेंगे। ये यात्रा भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सैन्य संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिवसीय बिहार दौरे पर राजधानी पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वो सीतामढ़ी के पुनौरा धाम पहुंचे, जहां उन्होंने माता सीता के जन्मस्थल पर पूजा अर्चना की। पटना में ज्ञानेश कुमार ने SIR और 2025 के विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान के लिए बिहार के मतदाताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अभियान बिहार से ही शुरू हुआ और लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। CEC ने बिहार को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि यहां के मतदाता सजग और जागरूक हैं। सोमवार को वो नालंदा जाएंगे, जहां बूथ लेवल अधिकारियों के साथ चुनाव संचालन, जमीनी चुनौतियों और मतदाताओं तक पहुंच को लेकर चर्चा करेंगे। मतदाता सूची के शुद्धिकरण का देश भर में सबसे सफल आयोजन बिहार से ही शुरू हुआ था। लोकतंत्र की जननी वैशाली और बिहार
कि सभी मतदाताओं का एक बार फिर अभिनंदन करते हुए जय भारत, जय हिंद। यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बड़ा फैसला लिया है। अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र, इन 3 विषयों की परीक्षा अब दोबारा आयोजित की जाएगी। एनटीए के मुताबिक इन तीनों प्रश्न पत्रों की विस्तृत समीक्षा के बाद बड़ी संख्या में ऐसी खामियां सामने आई हैं जिन्हें सिर्फ कुछ सवाल हटाकर या आंसर की में सुधार करके ठीक करना संभव नहीं था। जांच में तथ्यात्मक, टंकण और अनुवाद संबंधी कई गलतियां मिली हैं। कई प्रमुख विद्वानों के नाम गलत लिखे गए थे। कई किताबों के शीर्षक बिगड़े हुए थे। प्रश्नों के मूल कथन यानी स्टेम में गलतियां थी। व्याकरण संबंधी अशुद्धियां भी थीं। लिंग और वचन के सामंजस्य में भी गलतियां थी। विराम चिन्हों का भी गलत इस्तेमाल पाया गया। इतना ही नहीं, स्थापित अवधारणाओं के लिए गैर मानक गढ़े हुए शब्दों का इस्तेमाल भी सामने आया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पिछले वर्षों में पूछे जा चुके सवालों की भी बड़ी संख्या में पुनरावृत्ति मिली। इसलिए एनटीए ने अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के पेपर 9 और 10 सितंबर 2026 को दोबारा कराने का फैसला किया है। इन 3 विषयों की पहले परीक्षा दे चुके उम्मीदवारों से दोबारा परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। एनटीए ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सहायक प्रोफेसर पद की पात्रता और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए कुल 87 विषयों में यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन 22 और 30 जून 2026 के बीच किया था। रेल यात्रियों के लिए पेयजल की गुणवत्ता को लेकर रेलवे ने बड़ा सुधार अभियान शुरू किया है। दरअसल सीएजी की रिपोर्ट में पेयजल व्यवस्था से जुड़ी कमियां सामने आने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ और वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे दिन इसकी समीक्षा की। समीक्षा के बाद सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत रेलवे नेटवर्क में करीब 20,000 स्थानों पर नया टैंक टू टैप जल फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाया जाएगा। वाटर कूलर्स समेत इन स्थानों पर व्यापक जल फिल्ट्रेशन और निगरानी व्यवस्था भी स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही पुरानी या अनुपयुक्त पानी की टंकियों को बदला जाएगा। रेलवे ने स्रोत और आउटलेट दोनों जगहों पर नियमित जल गुणवत्ता जांच, स्टोरेज टंकियों की समय पर सफाई और रखरखाव और पूरी व्यवस्था की केंद्रीकृत निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। खास बात यह है कि इस पूरी व्यवस्था की सीधी निगरानी रेलवे बोर्ड के स्तर से की जाएगी। रेलवे पेयजल पर यह बड़ा अभियान है जिसमें आपने आपको बताया कि टैंक टू टैप जल व्यवस्था लागू होगी। पानी की पुरानी टंकियां जो है वो बदली जाएंगी और स्रोत और आउटलेट पर भी नियमित जांच की जाएगी। साथ ही टंकियों की समय पर सफाई भी जरूरी है और केंद्रीकृत निगरानी और जवाबदेही इसमें तय की जाएगी। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग 17 अगस्त को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 9वें राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार समारोह और 60वीं सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशाला का आयोजन करेगा। कार्यक्रम कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा। अनुभव मंच केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों, 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक्स और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को अपने कार्य अनुभव साझा करने का अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए चयनित 15 पुरस्कार विजेताओं को डॉक्टर जितेंद्र सिंह सम्मानित करेंगे। इन विजेताओं ने पासपोर्ट सेवा केंद्र, प्रशासन में तकनीकी बदलाव, नए नियमों के निर्माण और ऊर्जा संरक्षण जैसे क्षेत्रों में योगदान दिया है। कार्यक्रम में पेंशन मित्र पुस्तिका और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे।
और अब बात करते हैं चमोली टनल की, जहां पहले कभी काम की रफ्तार थी, लेकिन अचानक पानी और मलबे के सैलाब ने सब कुछ रोक दिया। अब इस सुरंग में सिर्फ एक मिशन है और वो है जिंदगी बचाने का मिशन। 8 जिंदगियां खो चुकी हैं, लेकिन तलाशी अभियान अभी थमा नहीं है। चमोली टनल हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। पानी से भरी निर्माणाधीन टनल में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें संयुक्त रूप से ऑपरेशन चला रही हैं। रेस्क्यू टीम ने एक और श्रमिक का शव बरामद किया, जिसके बाद हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई। वहीं 2 श्रमिकों की तलाश अब भी जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मजदूरों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं, क्योंकि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि कोई भी काम होगा, चाहे टनल का हो, रोपवे का हो, सड़क का हो, या कोई भी परियोजना बन रही है, तो उस परियोजना में जो कार्मिक काम करने वाले हैं उनकी सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। उसकी सुरक्षा के लिए जो सभी प्रबंध हैं वो आगे किए जाएंगे। बता दें कि गुरुवार शाम करीब 7 बजे अचानक टनल के अंदर पानी का तेज बहाव और मलबा घुस गया था। उस वक्त टनल में 22 श्रमिक काम कर रहे थे। हादसे में 12 श्रमिक घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। चुनौती बड़ी है, क्योंकि सामने पानी और मलबे की दीवार है, लेकिन रेस्क्यू टीमों का हौसला उससे भी बड़ा है। चमोली के इस टनल में अंधेरा काफी घना है, लेकिन रोशनी का एक कतरा कहीं बाकी है। देश के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर से पूरी तरह से सक्रिय है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों और पूर्वी भारत तक भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बारिश की रफ्तार बढ़ने वाली है। वहीं पूर्वी भारत में भी मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। मानसून का असर देश के कई हिस्सों में साफ दिखाई दे रहा है। कहीं तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है, तो कहीं पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 से 21 अगस्त के बीच देश के कई हिस्सों में व्यापक बारिश जारी रहने की संभावना है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 17 से 18 अगस्त को बहुत भारी बारिश का अनुमान है। फिलहाल प्रदेश में बारिश के कारण राज्य भर में 118 सड़कें बंद हो गई हैं। स्थानीय मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को 5 जिलों में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी बारिश तेज होने और 17 से 19 अगस्त के बीच बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 5 जिलों देहरादून, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर और नैनीताल के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही उत्तराखंड के बाकी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने इन जिलों में कुछ जगहों पर बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान और तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं पूर्वी भारत को भी मौसम विभाग ने सतर्क किया है। 17 अगस्त को उत्तर ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में बेहद भारी बारिश हो सकती है। साथ ही बिहार, झारखंड और ओडिशा के कई हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले कुछ दिनों तक व्यापक बारिश का अनुमान है। वहीं कोंकण और गोवा में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। दक्षिण भारत में केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कई हिस्सों में गरज, चमक और तेज हवाओं को लेकर भी चेतावनी दी है। साथ ही स्थानीय मौसम अलर्ट पर नजर रखने और नदी नालों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर देश के बड़े हिस्से में मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में बारिश का दौर और तेज हो सकता है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा है, जबकि मैदानी इलाकों में जल भराव की चुनौती बनी रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। असम में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन कई इलाकों में जनजीवन अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुआ है। राज्य के 5 जिलों के 235 गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं और 62,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं।
इस बीच प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्बहाली का काम लगातार जारी है। असम में बाढ़ से अभी भी 62,443 लोग प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक 5 जिलों के 16 राजस्व सर्किल्स के 235 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। गोलाघाट, होजाई, नगांव, शिवसागर और जोरहाट के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। बाढ़ से करीब 4,954 हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है, जबकि राज्य में बाढ़ से अब तक 104 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रभावित लोगों के लिए 37 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां करीब 4,877 लोगों को आश्रय मिला है। इन शिविरों में भोजन, सुरक्षित पेयजल और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली जिले में 14 अगस्त को फ्लैश फ्लड की घटना सामने आई। पासू पानी इलाके में अचानक आई बाढ़ की वजह से भारतीय सेना के 2 कैंप बह गए। इस हादसे में 5th ग्रेनेडियर के 5 जवान लापता हो गए थे। सेना के तलाशी अभियान में 4 जवानों को बचा लिया गया है। हालांकि इनमें से 2 जवानों की हालत गंभीर बनी हुई है, वहीं 1 जवान अभी भी लापता है। सेना की टीम्स लगातार तलाशी और बचाव अभियान चला रही है और लापता जवान की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में देशभक्ति और संगीत का अनूठा संगम देखने को मिला। मैक्रोविजन अकादमी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक और बहुभाषीय गायक सुचिता सतीश के विशेष संगीत प्रकल्प वंदे मातरम बियॉन्ड बॉर्डर्स का लोकार्पण किया गया। इसका विमोचन मैक्रोविजन अकादमी के संस्थापक और चेयरमैन आनंद प्रकाश चौकसे ने किया। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर तैयार इस विशेष प्रस्तुति में सुचेता ने 7 भारतीय भाषाओं में राष्ट्रगीत को स्वर दिए हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें अरबी भाषा का एक विशेष अंश भी शामिल किया गया है, जिसे प्रसिद्ध अमीराती कवि और लेखक डॉक्टर शिहाब घनेम ने लिखा है। सुचेता सतीश 155 से अधिक भाषाओं में गाने की अपनी असाधारण क्षमता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखती हैं। वंदे मातरम बियॉन्ड बॉर्डर्स भारत की भाषाई विविधता में एकता का उत्सव है। जब इंडियन पीपल्स फोरम यूएई ने वंदे मातरम गाने के लिए इनवाइट किया मुझे, तभी हमने सोचा कि आई एम मल्टीलिंगुअल सिंगर, तो अपनी तरफ से हम इसको कैसे अलग से कर सकते हैं। और बिकॉज माई मोटो हैज़ ऑलवेज बीन म्यूज़िक बियॉन्ड बॉर्डर्स, हमने ये सोचा कि वंदे मातरम को बियॉन्ड बॉर्डर्स कैसे लेके जा सकते हैं। मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि मैं ये कर पाई। आसमान की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक तिरंगे की शान हर जगह कायम है। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लक्षद्वीप के अगत्ती एयरपोर्ट से देशभक्ति की एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। अगत्ती एयरपोर्ट के डायरेक्टर और वाटर एरोड्रोम के अकाउंटेबल मैनेजर ने समुद्र की गहराई में उतरकर तिरंगा फहराया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सामने आई ये तस्वीर राष्ट्र प्रेम का संदेश है। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH विश्व कप में पूल डी के अपने मैच में चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। नवनीत कौर ने 8वें मिनट में मैदानी गोल दागा और स्कोर 1-0 से स्थापित किया और चीन ने पहले क्वार्टर के अंतिम पलों में गोल कर स्कोर 1-1 से बराबरी पर ला दिया। भारतीय टीम के लिए दूसरा गोल 25वें मिनट में दीपिका ने पेनाल्टी कॉर्नर पर दागा और टीम को 2-1 से आगे कर दिया। चीन ने तीसरे क्वार्टर में स्कोर 2-2 कर दिया और इसके बाद कोई गोल नहीं हुआ और मैच 2-2 से ड्रॉ रहा।
और गॉल टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट खोकर 460 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण दूसरे दिन का खेल देर से शुरू हुआ और भारतीय टीम ने आज अपनी पहली पारी में 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलना शुरू किया। ऋषभ पंत 39 रन बनाकर आउट हुए, वहीं लोकेश राहुल 82 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। देवदत्त पड्डीकल 167 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए, वहीं ध्रुव जुरेल ने 51 रन की शानदार पारी खेली। और इसी के साथ समाचार में इतना ही। नमस्कार।